सर आपने एक टर्म यूज़ किया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। हॉस्पिटल से एक नवजात बच्चा चोरी हो गया मेरे। इस तरह का भी ऑफर करा कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, आप रिकॉर्डिंग में ये छेड़छाड़ कर दो। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ जो चीफ गेस्ट हैं वो अभिषेक शर्मा सर है। इनको अगेन इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है, बहुत ही रिनाउंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कैलोडिस्ट और डिजिटल फॉरेंसिक में सर का बहुत अच्छा कमांड है। सर आज हम जो पॉडकास्ट के ज़रिए आपकी बायोग्राफी जर्नी कवर करें, तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इतना समय दिया। सर मैं ये जानना चाहूँगा जो आपकी एजुकेशन है तो ये राजस्थान में ही कंप्लीट हुई, कहाँ कैसे मतलब आपने अपनी 10th-12th कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन किस फील्ड में? बिल्कुल बिल्कुल मेरा 10th क्लास से जो है राजस्थान बोर्ड्स था, राजस्थान बोर्ड से ही RBSC से। और स्कूलिंग करने के बाद मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से BSc IT किया है। मैं ईयर 2012 पास आउट हूँ। उसके बाद से ही बस मतलब इंटरेस्ट था अपने साइबर सिक्योरिटीज़ में, तो इन्हीं चीज़ों के बारे में नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई उनके बारे में सीखना, उनको इम्प्लीमेंट करना और धीरे धीरे करके अपना खुद का फिर वर्क शुरू किया इसके ऊपर। मैं 2017 से इसी प्रोफेशन में हूँ, बीइंग अ साइबर फोरेंसिक्स एक्सपर्ट। मैं राजस्थान पुलिस के संग काम कर रहा हूँ, जो भी इसमें टेक्निकली या फिर मैं अगर बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस संबंधित जो भी केसेस आते हैं उसमें राजस्थान पुलिस और राजस्थान जुडिशरी डिपार्टमेंट की मैं हेल्प करता रहा। सर आपने एक टर्म यूज़ किया है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, जी थोड़ा सा बताएंगे कि ये एग्जैक्टली होता क्या है? बिल्कुल सर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में मतलब ये है इसका कि कोई भी एविडेंस यानी कि कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भी इमेज जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जनरेट हुई है। इसमें आपका मोबाइल फ़ोन भी आता है, लैपटॉप भी आता है, ईमेल भी आता है, सभी सोशल मीडिया अकाउंट मतलब सोशल मीडिया भी आता है इसमें, जिसमें आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। ये सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंडर में आ। ओके जी। तो सर हमारा नेक्स्ट सवाल ये है कि हमने कई जगह आपको देखा है कि आप मतलब लीगल वे में लोगों की हेल्प करते हैं इन कोर्ट्स एंड ऑल सारी चीज़ें। आपने पुलिस में भी कई जगह ट्रेनिंग्स का पार्ट हिस्सा लिया है, ना कि सिर्फ राजस्थान बल्कि अदर स्टेट्स में भी आपका साथ है ना? तो क्या सर आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहता है कि सराउंडिंग मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का आपका रहता है वर्किंग प्रोसीजर कैसा, हाउ यू फील दैट मतलब? इससे देखिए चीज़ ये है कि अगर आप बिल्कुल सही है अपने काम को करने में तो आपको कभी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट, क्योंकि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही काबिल है, बट चीज़ ये होती है कि जो पुलिस है वो सिर्फ पुलिसिंग तक ही सीमित है। ठीक है, हमारा काम ये होता है बीइंग एक्सपर्ट, हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपने एंड से, तो हालांकि हम डायरेक्ट किसी चीज़ पर नहीं कर सकते, हमें भी पुलिस की ही ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, मुझे किसी नंबर का कॉल डेटा रिकॉर्ड चाहिए, मुझे उसका लोकेशन चाहिए या मुझे IP एड्रेस चाहिए, तो हम पहले पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं हम उनको इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में कि हमें इस चीज़ में इन्फॉर्मेशन ये चाहिए। वो फिर अपने आगे सीनियर्स को फॉरवर्ड करते हैं उस चीज़ का लेटर, वो कंसर्निंग फिर उसके कंसर्निंग पर्सन के पास आता है, वो फिर हमें इसका रिवर्ट करता है। उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करके फिर इस पर अपना प्रोसेस आ जाए। ओके सर, अगला सवाल मेरा ये है कि आपने जो ये अपना एक्सपर्टाइज किया हो फोरेंसिक्स एंड ऑल में, तो कहाँ से ये उत्सुकता आई कि यार जी ये फील्ड चूज़ करना चाहिए? बिकॉज क्योंकि आज हम देख रहे हैं ना ये टेक्नोलॉजी जो AI का ज़माना है, डीप फेक्स, आर्टिफिशियल चैलेंजिंग टास्क आ गए हैं। और पहले जो लोग बोलते थे कि जो लड़ाई थी वो बंदूक की थी, लाठी की थी, और आज की जो लड़ाई है वो साइबर वॉरफेयर मतलब ये डिजिटल वर्ल्ड की लड़ाई हो गई है। तो कैसे सर आप इसमें उत्सुकता आई कि ये चीज़ करना है? सेक्शन क्या देखिए 2012 में मेरे फादर के संग एक साइबर फ्रॉड हुआ था 1.5 लाख का। उस टाइम पे मैं जयपुर नहीं रहता था, मैं नोएडा रहता था। तो मैं वीकेंड पर आया तो मेरे फादर ने बताया ऐसे ऐसे साइबर फ्रॉड हुआ है। उसके संबंध में मैंने संबंधित थाने पे कंप्लेंट कराई, यहाँ पर नहीं गया, मुझे बोला गया कि कमिश्नरेट में कराओ, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट। कमिश्नरेट में गया तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट पर्सन नहीं है, इसके लिए आप साइबर सेल विंग में जाओ। वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि इस सर्टेन अमाउंट से कम के हम कंप्लेंट नहीं लेते हैं, आप अपने संबंधित थाने पे करो। मुझे कम से कम 3-4 दिन लगे इन सब प्रोसीजर में, नहीं हुआ। उसके बाद में खुद ने ही मैंने सारे एविडेंस जो भी मैं अपने एंड से इकट्ठे कर सकता था मैंने वो किए। उसके बाद जो कंपनी थी जिसके नाम से मेल्स आते थे, मैंने वो कंपनी थी यूपी की, नोएडा की, तो मैंने यूपी CBI को एक मेल किया था इसके रिगार्डिंग, जिसके तुरंत बाद ही 3 दिन के अंदर उन्होंने मेरे फादर से कोऑर्डिनेट किया। फादर की जगह मैंने उन लोगों जो भी मतलब पुलिस ऑफिसर्स से SP थे उनसे मैंने कोऑर्डिनेट किया और उनको मैंने बताया कि सर इन्वेस्टिगेशन मैंने इस तरह से की है,
इसमें ये चीज़ें मेरे सामने आई और बाई चांस ये था कि उस 1.5 लाख में से सब 1,10,000 समथिंग की रिकवरी मेरी हो भी गई थी। तभी से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया कि मैंने कहा जब अपन खुद का अपन कर सकते हैं तो दूसरों की अपन हेल्प क्यों नहीं कर सकते। इसलिए 2019 से मैं सेम इसी प्रोफेशन। ये तो बहुत अच्छा लगा सर कि एटलीस्ट उस टाइम भी ये रिकवरी के चांस नहीं। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ में नोटिस करी है, कई केसेस में मैंने क्लाइंट से या कैसे लोगों से ये सुना है कि कभी कभी ऐसा, आई डोंट नो ये सच बात है कि नहीं, आप शायद ज़्यादा क्लैरिटी इस पर दे पाएंगे, कि जो छोटे फाइनेंशियल फ्रॉड या वैसे केस होते हैं तो पुलिस कभी कभी उनको रजिस्टर नहीं कर बोलती कि कुछ बड़ा अमाउंट होगा देन वी विल कंसीडर इट, अदरवाइज ये अगर 10-20-50 हज़ार तक का फ्रॉड है, 1 लाख तक का है तो कंसीडर नहीं करना। ऐसा होता है या नहीं आप? नहीं सर, देखिए ऐसा नहीं, अगर आपके संग अगर 1,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है तो पुलिस उसकी भी कंप्लेंट देगी। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके संग साइबर फ्रॉड हुआ है तो जैसे ही आपको लगता है कि आपके संग साइबर फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आप 1930 नंबर पर कंप्लेन करें। आप अपनी कंप्लेंट आप ऑनलाइन रजिस्टर कराएं। उससे एटलीस्ट ये होगा कि जो जिसके भी खाते में आपका पैसा गया है, जो भी आपकी कंप्लेंट ले रहा है, वो पर्सन हैंड टू हैंड आपकी उस कंप्लेंट को आगे नोडल ऑफिसर को फॉरवर्ड कर देगा और नोडल ऑफिसर उस खाते को सीज करवा देगा, ताकि एटलीस्ट चलिए मान लीजिए आपके संग तो फ्रॉड हुआ है, आगे वो पर्सन और किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर पाए। पहली बात, अगर काफ़ी लोगों की शिकायत हमारे पास ये आती है कि साहब 1930 पे कॉल नहीं लग रहा, मैं इसमें क्या करूं? तो इसके लिए आप cybercrime.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे। आप सबसे पहले आप वहाँ पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद जैसे वेबसाइट खोलते हैं, 3rd नंबर का ऑप्शन आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, वहाँ आप क्लिक करेंगे, वहाँ ऑप्शन आएगा रिपोर्ट साइबर क्राइम। आपसे जो जो डिटेल्स पूछी जाएंगी आप अपनी डिटेल्स डालें। फर्स्ट पेज पे नीचे कमेंट का आएगा, वहाँ पर आप मेंशन करें पूरा कि इस नंबर से आपके पास कॉल आया, कि आपको OTP या जो भी आपकी मैटर हुआ वो आप बताएं। सेकंड पेज पे आप उसके सारे स्क्रीनशॉट्स लगाए, यानी कि आपके पास अगर कोई मैसेज आया उसका, आपका जो कॉल लॉग था उसका, इसके अलावा जो आपका ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर जब भी आप जानते हैं कि भाई आप ऑनलाइन पेमेंट हुआ है तो एक ट्रांजेक्शन ID जनरेट होता है, आप उस पर वो लगाएं, ताकि पुलिस को ट्रेस करने में उसमें आसानी रहेगी और जल्द से जल्द आपका जो पैसा अटका है वो आपको दिलवाएगा। सर अगला सवाल इसी से जुड़ता है, जैसे कि आप एक्सपर्टाइज हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में, सर कितना इम्पोर्टेंट है ये आज की डेट? क्योंकि लोगों को, मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग सोचते हैं आज की डेट में, हमने देखा है कि उन्होंने लगा कि स्क्रीनशॉट ले लिया, ये काम का नहीं है, या रिकॉर्डिंग जो भी आपने वीडियो रिकॉर्डिंग बताई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से एविडेंस है, कितना इम्पोर्टेंट है ये? सर देखिए, इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा जी, और बिल्कुल ये लाइव एग्जांपल है, मैं बताना चाहूँगा। सन 2008 में जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ये पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से सभी लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ATS और पुलिस ने बहुत ही अच्छी अपनी तरफ से उसमें कार्रवाई करी थी। कार्रवाई के बाद में पुलिस और ATS के द्वारा उन सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया था। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ समय पहले सेशन कोर्ट के द्वारा सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। ATS के द्वारा उस केस में वीडियो फुटेज भी दिखाई गई, पर ATS और पुलिस की सिर्फ छोटी सी नासमझी की वजह से उन्होंने उस केस में 65B का सर्टिफिकेट नहीं दिया था, जिसकी वजह से सभी आरोपियों को बरी कर। इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता। ये वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। उसको सही तरीके से प्रॉपर अगर उसके प्रोटोकॉल फॉलो करे जाए उसकी, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के संग में अगर आप उसको कोर्ट में पेश करेंगे तो आपका बिल्कुल पूरा काम, वरना आपके उस वीडियो की कोई वैल्यू नहीं रहती है। भले आपने एक आदमी को मारा है या पूरी दुनिया को आपने ख़त्म किया है, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा, इट्स जस्ट नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, बट सर इस चीज़ में एक्सपर्टाइज हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प, मैं सर का नंबर और मेल ID में ड्रॉप करूँगा। अगेन ये बोलो, इट्स नॉट अ प्रमोशनल थिंग, बट यू कैन टेक अ हेल्प एनी टाइम, बिकॉज वो एक्सपर्टाइज हैं, हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, वर्क करते हैं लीगल डिपार्टमेंट के साथ इन सब चीज़ों में। तो यू कैन चेक आउट उनका, आप मेल और फ़ोन नंबर से आप कभी सर आई विद योर डेफिनेटली जो भी व्यूअर्स हैं उनको हो सकता है वो मेरे से ना करें, लेकिन आपसे वो कनेक्ट बिल्कुल सर, करें, बात करें। कुछ बातें ऐसी होती कि हर इंसान मेरे से नहीं कर सकता, बट कोई नहीं भी रहना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है ओपन पोर्टल है, या राइट, हर कोई अपनी क्वेरी शेयर नहीं कर सकता। राइट, तो वो आपसे कनेक्ट होके और वो कर सकता है, तो आई विल बी मोर हैप्पी। अगला सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मतलब आपने इतने सारे केसेस सॉल्व करे हैं, हमें बताइए, कुछ हिडन्स भी हैं जो नहीं ओपन कर सकते हैं, बट कई बार कुछ ऐसा कुछ ट्रिकी केस आया कि यार इसमें मतलब शानो मशक्क़त भी लगी हो, मैन पावर, फिजिकली भी, मेंटली भी, आपको भागा दौड़ी भी करनी पड़ी हो, और उस केस में प्रेशर भी हो? बिल्कुल सर, इस तरह के 2 केसेस मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। पहला केस जयपुर का ही है। उसमें
कुछ इस तरह से था जो हमारे पास एफआईआर आई। एफआईआर में लिखा था कि एक पर्टिकुलर एक आप बिल्डिंग प्रेमिसेस आप मान सकते हैं, वहाँ से 5-7 मोबाइल फ़ोन और 7-8 लैपटॉप चोरी हुए थे। तो भाई इतना जाना एकदम से एक जगह से, या तो किसी आदमी के पास में जानकारी हो उस जगह की तभी वो जा सकता है, या फिर काफ़ी लंबे समय से वो उस जगह की छानबीन कर रहा था, उसको पता था कि इस टाइम से इस टाइम तक यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, तब मैं इसमें आगे कार्रवाई मैं मतलब चोरी कर सकता हूँ। तो हमारे पास जब एफआईआर आई तो ऐसे तो साहब ने मुझे कहा इसमें क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा साहब इसमें जो जगह है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हम लोगों ने फुटेज देखा वहाँ का। फुटेज देखने के बाद हमने उसमें देखा कि किस गाड़ी में से वो आदमी आया है और उसकी एक्टिविटी क्या है। भाई कोई आदमी अगर खाली बैग लेके जा रहा है तो बैग में आपको वजन नहीं दिखेगा, आप कुछ उस पर थोड़ा सा भी कुछ रखोगे तो थोड़ा सा हैवी उसमें बैग के नीचे बेस पे कुछ नज़र आता है। इस तरह से इन्वेस्टिगेशन मैंने करी तो उसमें मैंने ये देखा कि बंदे की उस आदमी की एक्टिविटी किस तरह की है। बाद में फिर हमने उस गाड़ी का नंबर निकाला, ट्रेस करके हमने गाड़ी के ड्राइवर को बुलाया, तो उसने कहा कि इस ड्राइवर ने हमारी जो कार है इसको 6 घंटे के लिए इस आदमी ने बुक करी थी हमारी गाड़ी, और किस नंबर से बुक की थी उसने जब हमने इन्वेस्टिगेशन करके नंबर निकाला तो पता पड़ा वो नंबर उसी दिन 2 घंटे पहले चालू हुआ है। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी हम नंबर लेते हैं वही नया, तो एक ऑर्डिनेट नंबर आपको देना पड़ता है क्योंकि उस पर एक OTP आता है। राइट। ठीक है, तो OTP जो आया फिर हमने जब इन्वेस्टिगेशन में उसकी डिटेल निकलवाई, उस पर दूसरा नंबर निकला, उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता पड़ा वो नंबर अदर स्टेट से 2 दिन पहले निकला था। जब उस नंबर की भी हमने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता पड़ा कि एक और नंबर था जो कम से कम इसका 2 से 2.5 साल पुराना था, डेट मीन्स इसका परमानेंट नंबर हो सकता था। तो मैंने उसी नंबर को लेकर चला। फिर हमने ये भी चेक करा कि इसका और तो क्या ऑल्टरनेटिव नंबर नहीं है, जैसे हम आधार कार्ड से जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करके निकाला उसका और कोई नंबर नहीं निकला। इवन हमने ये भी चेक करा कि इसके फ़ोन में जब हमने उसका IMEI नंबर रन करवाया तो इसने अपने फ़ोन में कौन कौन से सिम कार्ड्स डाले, ये भी हमने चेक किया। कुछ चीज़ भी उसमें नहीं है, बस उन 3 नंबर्स की डिटेल हमारे पास आई थी। आफ्टर दैट मैंने उसकी जब हमने देखा कि इसका नंबर पुराना है तो इसका बिल्कुल ज़ोमैटो पे, अमेज़ोन पर, फ्लिपकार्ट, सोशल मीडिया या फिर कहीं ना कहीं पे इसके नंबर रजिस्टर होगा। ये 3 साल पुराना है। उसका ज़ोमैटो पे भी निकला, उसका अमेज़ोन पे भी निकला और पेटीएम पे भी उसका नंबर निकला। फिर हमने इस पर्सन की 3 से 6 महीने की हमने इसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पूरी निकाली। जब हमें पता पड़ा ये आदमी तेलंगाना का रहने वाला है। जब तक हमारी टीम का गठन होता या जिस दिन हमारा ये था कि आज टीम का गठन हुआ हम अगले दिन रवानगी कर सकते हैं, उससे पहले जयपुर के ही दूसरे थाने से उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जयपुर में ही उसने कई जगह पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। दूसरा मैटर यह था, बहुत ही हाईलाइटेड मैटर था, जयपुर के एक हॉस्पिटल से एक नवजात बच्चा जिसकी उम्र या नवजात नहीं मैं कहूँ कि 3 से 4 महीने का बच्चा चोरी हो गया। राइट। आप मानेंगे नहीं, उसमें पूरे जयपुर की पुलिस उसको ढूंढने में लगी थी बच्चे को, क्योंकि आप जानते हो अगर उस बच्चे को कल को कुछ हो जाता तो जिस थाने के अंडर जिस थाने में उसकी FIR कराई गई है वो SHO साहब की नौकरी पर बात आ वो भी सस्पेंड हो सकते थे या वो भी लाइन हाजिर हो सकती थी। उसमें भी जो जयपुर की संबंधित थाने की जो स्पेशल यूनिट है, जो भी हमारे पास में नीड्स आती थी उन पे जाके मैं उनके संग में डील करता था। इवन 2 दिन तो मेरे लिए भी इस तरह का था कि बस मैं मेरे घर पर आया तो और बस बिल्कुल जल्दीबाजी में आया, अपने वापस से मतलब फ्रेशन अप वगैरह हुआ, ड्रेस चेंज किया और भी वापस अपने सुबह। मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, 2 दिन हमें करा। बट लकीली जयपुर के ही एक जगह से मतलब जो उस आदमी ने उस बच्चे को जहाँ पर छुपाया हुआ था उसके किसी पड़ोसी ने अपने किसी संबंधित मतलब जानकार पुलिसकर्मी को सूचना दे दी थी कि इनके घर में तो कोई बच्चा था नहीं और यहाँ से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और वहाँ पे जाके दबिश करी, उस बच्चे की भी बरामदगी करी और उस आरोपी को भी गिरफ्तार करा। ये बड़ा चैलेंजिंग था। इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए सभी के लिए चैलेंजिंग टास्क था ये वाला। अच्छा, ये तो सर चैलेंजिंग की बात थी। अब थोड़ा सा हम मतलब ऑफ द टॉपिक कह सके इस चीज़ को, बट कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि केसेस सॉल्व करते टाइम बहुत पावर, जिसको बोलते हैं पावर प्रेशर हम बोलते हैं, चाहे वो पैसे का हो या पॉलिटिकल हो, अभी ऐसा केस भी आपने किया है? काफ़ी केसेस आए मेरे पास जिसमें कई लोगों ने इस तरह का भी ऑफर करा कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, आप रिकॉर्डिंग में ये छेड़छाड़ कर दो। अच्छा। या फिर जैसे रिकॉर्डिंग में जैसे मान लो पूरी रिकॉर्डिंग तो सर मेरे फेवर की है, बीच का ये कंटेंट है, ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, इसको आप हटा दो, तो मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होता है। और सर ने मैं एक चीज़ और कहता हूँ, अगर कोई भी अगर व्यूअर से जो मैं देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ऑन लाइव में कहना चाहूँगा एक चीज़, मैं किसी की बातों में नहीं आता, क्योंकि मैंने मेरी ईमानदारी से मेरा नाम कमाया और एक छोटी सी चीज़ में बेईमानी करके ना, अगर वो चीज़ आज नहीं तो 10 साल बाद नहीं तो वो चीज़ पकड़ में आएगी। और मैं नहीं चाहता एक छोटी सी लालच की वजह से मेरा नाम खराब।
इसलिए मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी मैं डील करता ही नहीं हूँ। ना मैं इस तरह के लोगों से बात करना पसंद करता हूँ, ना मैं इस तरह की चीज़ों में डील करता हूँ। पैसा मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। मेरे लिए मायने रखता है कि जिस चीज़ के ऊपर मैंने काम करा है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेरा रूल है वर्क। अगेन मैं किसी पे आता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर कि इमेज और जैसे वीडियो है या ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जस्ट लाइक देखिए, मैं कुछ टिप्स मैं दे रहा हूँ उन लोगों को, या कुछ केस स्टडी। केस स्टडी तो खैर मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि लोगों के पर्सनल केसेस होते हैं वो। ओके। देखिए, मेरे पास केसेस काफ़ी आते हैं और हर पर्सन ये कहता है कि सर मेरी एक्सवाइजेड पर्सन से मेरी 5 साल से बात हो रही है, मेरे पास हज़ारों रिकॉर्डिंग है, मेरे को इन सब की कोर्ट में पेश करनी। तो मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात बोलता हूँ, वो ये है कि देखो, आपके पास किसी भी केस की ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट वगैरह कंटेंट बहुत सारा होगा। ना मुझे मतलब है, ना ही जुडिशरी डिपार्टमेंट में, यानी कि मानिए जैसा आपके पास इतना समय रहेगा वो आपकी सारी चीज़ पढ़े। अगर आपको कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में देनी है, आप वही रिकॉर्डिंग दो जो 100% आपके फेवर में है। आप ये मानकर चलो कि सामने वाले पर्सन के पास में जिसने आपके ऊपर केस कर रखा है या आपने जिसके ऊपर केस कर रखा है, आप तो मान के चलो उसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं है। ठीक, अब आप जो भी एविडेंस आप कोर्ट में दोगे, उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी सामने वाले के पास भी जाएगी। अगर आप सोच के चलते हो कि आपने कहीं से भी आपने ट्रांसक्रिप्शन करवाई और ट्रांसक्रिप्शन करवाने के बाद में आपने अपना रिलेवेंट पोर्शन तो ले लिया, जो आपके अरेस्ट का पोर्शन है आपने नहीं लिया, सामने वाले को आपने इनडायरेक्टली आपने उसको एक एविडेंस दिया, एक केस दिया है। और देने का मतलब ये है कि उसके पास चीज़ ना होते हुए भी आपने खुद का केस कमजोर किया है। आप किसी से भी ट्रांसक्रिप्शन करवाओ अपने केस की, आप कोई भी एविडेंस दो, 10 बार सोच समझ के देना कि मैं ये जो एविडेंस दे रहा हूँ इसमें क्या कोई चीज़ मेरे खिलाफ तो नहीं है। अगर है, आप भूल जाओ, आप उस चीज़ को मत, भले ही वो आपके कितने ही फेवर में ना हो, फिर भी वो आपके खिलाफ हो। दूसरी बात, लोग क्या करते हैं पता है? जैसे मान लीजिए फ़ोन पे किसी ने कन्वर्सेशन किया है, तो लोग ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग में एडिटिंग करना, जो पार्ट है उसको कट कर देते हैं। ये लोगों के द्वारा सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे पास जो भी केस आता है, हम पहले ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन करते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन यानी कि रिकॉर्डिंग का एग्जामिन करना कि इसमें कोई एडिटिंग तो नहीं करी गई है। अगर एडिटिंग होती है तो अब हम उसके इस पर वर्क करेंगे। ओके। बहुत सारे तरीके, स्पेक्ट्रोग्राफी में भी कई तरीके हैं जिनसे हम एग्जामिन करते हैं, तो उससे हम एग्जामिन करते हैं और कुछ अगर आता है तो उस हिसाब से प्रोसेस किए लो। सर इतना सारा आप बिजी रहते हो, तो अपने आप को मतलब रिफ्रेश कैसे करते हो? मतलब कुछ गेम्स वगैरह खेलते हैं आप, या कुछ कहीं घूमना जाना, क्या मतलब? उस सब देखिए, एक्चुअली ऑफिशियल ट्रिप्स ही मेरे इतने ज़्यादा होते हैं कि घूमने का कहीं टाइम नहीं मिलता। हाँ जी। रही बात गेम्स की, तो मुझे ऐसा कोई शौक है नहीं, मुझे सिर्फ है तो शूटिंग का है, इसके अलावा और कोई नहीं है। अच्छा। मैं मतलब एकेडमी वगैरह में जाता रहता हूँ, जब भी 10 दिन 15 दिन में टाइम मिलता है तो मैं वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करता हूँ शूटिंग। सर आपने इतनी सारी नॉलेज भी, कुछ हमारे व्यूअर्स जो कि स्टूडेंट भी हो सकते हैं, देखते हैं जी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनको अगर ये स्टडी करना है, कुछ पढ़ना है, जैसे आपसे गाइडेंस लिए तो दे कैन कनेक्ट टू यू, बट इन केस लाइक उनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, जैसे मैं यूथ हूँ, मैं लाइक आपसे काफ़ी चीज़ें मैंने आज सीखी या हमारे ऑफ द टॉपिक भी कई चीज़ डिस्कस हुआ, तो कैसे वो अपने आप को गाइड, कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लेस जहाँ वो पढ़ सके, या उनको मैं मतलब सिंपल आप बेसिक्स आप बता सकते हैं कि ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको भूलनी नहीं चाहिए? देखिए, अगर आपको बीइंग अ साइबर एक्सपर्ट बनना है या फिर आप साइबर सिक्योरिटी इस चीज़ में आप आना चाहते हो, फॉरेंसिक वाले पार्ट में आप आना चाहते हो, तो देखो फॉरेंसिक वाला पार्ट में भी बहुत वाइड है, आपको स्पेशली आना नहीं इसमें। अगर आपको आईटी में आना है, क्योंकि ये जो पार्ट है पूरा आईटी का पार्ट आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बीटेक कराओ, एमटेक कराओ। अगर आप नॉर्मल पर्सन भी हैं तो सबसे पहले आपको जो बेसिक चीज़ चाहिए उसमें होना चाहिए कि आपको हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सर्वर्स, एंड सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस हाँ थोड़ी बहुत है, नहीं, पर आपको डीप में भी होनी चाहिए, बट क्लियर आपको आपके सारे कंसेप्ट में क्लियर होने चाहिए, पहली बात। फिर दूसरा ये है कि साइबर सिक्योरिटीज़, इनके ऊपर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं पूरे इंडिया में हैं। जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो पहले आप ये कंफर्म करें कि जो इंस्टीट्यूट है वो प्रॉपर आपको उतना सपोर्ट, मतलब वो चीज़ आपको सिखा पाएगा या नहीं सिखा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो इंस्टीट्यूट का मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ए इंस्टीट्यूट तो वो है जो बिल्कुल चलता हुआ काम करता है, आपको कह दिया कि हम 6 महीने तक आपको पढ़ाएंगे, 6 महीने में वो एक ही टॉपिक बार बार पढ़ा रहे हैं, जो पहली बार क्लास में पढ़ाया आपको 2 महीने बाद में उसी टॉपिक के ऊपर वापस आ गए।
एक आप किसी रिकॉग्नाइज आप इंस्टीट्यूट संस्थान से यूनिवर्सिटी से आप करते हो, उनका ये रहता है कि जो चीज़ उन्होंने एक बार पढ़ा थी डाउट्स ही वो क्लियर कराएंगे। और हो सकता है आपको हर रोज वो नई नई चीज़ें सिखाएं, नए नए आपको प्रैक्टिकल भी दिखाएं या नए नए आपको केस सिनेरियोज भी दिखाए वो कि हमारे पास इस तरह का केस आया, इस तरह के केस में हम क्या कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल ये कि जैसे आपने हाई कोर्ट्स या कोर्ट्स में विजिट करके की होगा, मतलब करी है आई मीन टू से, तो वहाँ सराउंडिंग्स कैसा रहता है रिगार्डिंग वीज और यू केसेज एंड, मतलब कि आप बहुत एक्सपीरियंस देखा होगा आपने कि कहीं मतलब प्रेशर तो नहीं कहूँगा बट बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती कि आपने कुछ प्रिपरेशन करके गए और वहाँ कुछ आउटपुट निकलना, मतलब आसपास सराउंडिंग कुछ होना अच्छा ही ऐसे भी हो सकता है इनसे कुछ ऐसा हो। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, जो भी हम इसमें ऑथेंटिकेट करते हैं, जैसे मैंने आपको भी बताया, ए पार्ट तो वो हो गया जो ए पार्टी के फेवर का है, बी पार्ट वो हो गया जो सामने वाले के फेवर का नहीं है, उसको अटका सकता है या उसकी वजह से वो केस हार सकता है। जो हमारी तरफ का जो एडवोकेट होता है वो तो भी सवाल करेगा नहीं, सामने वाला वकील ही जज करेगा, वो उस टॉपिक के ऊपर ही नहीं आ। काफ़ी केस मैंने ऐसे देखे हैं, 80% केस मैंने इस तरह के देखे हैं जो सामने वाली पार्टी के अपोजिट साइड के जो एडवोकेट है वो उस रिलेवेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो अगर डिस्कशन करेंगे तो उनके खुद के केस हारने के चांसेस बनते हैं, पहली बात। दूसरा, वो जो भी डिस्कशन अगर करते हैं टॉपिक्स के तो उनके कुछ क्वेश्चंस इस तरह के जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि तो अपन नहीं बता सकते थोड़ा सा, ठीक है, इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसके आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप देख लेना एक मिनट बाद। अब मैं अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जैसे मैं राजस्थान के ही कई शहरों में मैं गया, मैंने उन शहरों में बतौर साइबर एक्सपर्ट मैंने बयान दी, तो जब भी मैं गया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन शहरों में पहली बार कोई साइबर एक्सपर्ट एविडेंस के लिए आया था। और कोर्ट का माहौल तो आप जाते भाई, अगर एक बार थोड़ा सा कहीं से अगर जैसे मान लीजिए कि किसी एडवोकेट ने अपने किसी साथी फ्रेंड को बताया कि मैंने जयपुर से किसी एक्सपर्ट को बुलाया है मामले में, तो कई एडवोकेट्स ऐसे भी हैं जो अपने संग 5-5 7-7 जूनियर्स को भी रखते हैं और वो जूनियर्स के सुनने के लिए कोर्ट में आते हैं कि ये पर्सन कौन है जो इस तरह से अपना जज को कैसे कन्विंस करेगी। तो कई बार इस तरह के भी चांसेस होते हैं कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं वो भी मुझे सुनने के लिए आते हैं, कई सीनियर एडवोकेट्स के संग में मतलब वो आते हैं हमारी बात सुनने के लिए कि जो किस तरह के एविडेंस होते हैं, इन एविडेंस के ऊपर इन्होंने खंडन किस तरह से किया, उसका एग्जामिनेशन किस तरह से किया, उसके रिप्रेजेंटेशन ये कोर्ट में किस तरह से दे रहे हैं। तो इस तरह के भी हमारे पास केसेस रहे। कोई सर ऐसा आखिरी मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें कि एज एन फॉरेंसिक एक्सपर्ट कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आज की डेट में जो उनके लिए इन फ्यूचर खतरनाक साबित हो? देखिए, अगर मैं साइबर की अगर बात करूँ सर, तो जितना भी मीडिया है आजकल डिजिटल मीडिया है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो कभी भी ये है कि आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा आजकल एक फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पास में कॉल आता है कि बेटा आपके फादर का नाम ये है, बच्चा कहेगा हाँ जी, तो बेटा आपके फादर के अकाउंट में ना मुझे 5,000 रुपये डालने थे, उनके भी जान नहीं रहे, मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ। वो पर्सन क्या कहेगा, 5,000 के बदले में हो सकता है आपके में 5,200 रुपये डालने, 50,000 भी डाल सकता है, 5 लाख भी डाल सकता है। उसके बाद वो आपको क्या कहेगा, अरे बेटा गलती से मैंने आपके अकाउंट में इतने कर दिए, जबकि जो आपके फ़ोन पर मैसेज जो आएगा ना, वो मैसेज उनके द्वारा ही बनाया हुआ होता है। आपको एक बात और बता दूं सर, शायद आपकी यूजर्स को भी नई चीज़ मिलेगी, जो भी हमारी कंपनी से मैसेजेस आते हैं ना, उस चीज़ का आप पोर्टल भी आप परचेस कर सकते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं इस तरह से करते हैं, जैसे SBI OMT करके कुछ भी कर दिया, इस तरह से वो डोमेन परचेज करते हैं और वहाँ के नाम से फेक SMS आपको भेजते हैं। आप सोचोगे अरे यार बेचारे आदमी की गलत है, जैसे ही आप उनका अमाउंट करने लगोगे ना, तो उनका अमाउंट नहीं भेजा है आपने खुद के अकाउंट का अमाउंट उनको भेजा है। तो कभी भी इस तरह से कोई आता है, सबसे पहले आप उस पर्सन को डायरेक्ट कॉल करो, और जब तक आपकी उस पर्सन से बात नहीं होती है, आपको कोई ट्रांजेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा से ये बोलो, भैया आप घर पर आ जाओ और आपको मैं पैसे दे। अगर वो आपको कितनी पुलिस की धमकी देता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, आपको जो करना है वो आप करिए, क्योंकि आप गलत नहीं हो उस चीज़। दूसरा सर मैं बताना चाहूँगा कि आजकल कुछ केस मेरे पास ऐसे भी आए जो AI के ऊपर है। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रदर की वॉइस में कोई बोले कि यार भाई मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मैं दूसरे फ़ोन से बात कर रहा हूँ। आपको किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज का जो ज़माना है AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और इससे किसी की भी आवाज़ का नमूना लेकर आप उसकी आवाज़ बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का आता है, सबसे पहले आप उसको वीडियो कॉल करें। अगर आपका कोई जानकार होगा तो बिल्कुल वीडियो कॉल पे आप करो, और तभी आपको उससे कंफर्मेशन होगी कि हाँ आपका जो जानकार है किसी परेशानी में है या नहीं।
क्योंकि एक बार आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया और सामने वाले पर्सन ने, अगर आप जो उसके अकाउंट में पैसा गया है उसने एक बार विड्रॉल कर लिया, तो कोई आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आप पुलिस डिपार्टमेंट में कितने भी बड़े लेवल पर चले जाइए, कोई आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। इसमें सर हाँ, हम जैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लोगों को बताते हैं कि आप उनसे कुछ पुराना इंसिडेंट्स पूछ सकते। हाँ बिल्कुल। आप कहीं आप घूमने गए तो वो सिर्फ किसको पता है, सिर्फ आपको या मुझे पता है, लेकिन जिस सॉफ्टवेयर से आपने वॉइस क्लोन करी उसको तो नहीं पता ना कि पिछला बर्थडे आपने कहाँ सेलिब्रेट किया था, या पिछले साल आप कहाँ आपने आपके घर में क्या पूजा हुई थी। तो इस तरीके से रहता है। बिल्कुल राइट राइट। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया हमें। एंड होप अगर व्यूअर्स को ये चीज़ अच्छी लगी तो आप कमेंट डाउन कीजिए और हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट किस पर्टिकुलर पार्ट पे या किस डोमेन पे आपको वीडियो चाहिए। तो डेफिनेटली सर विल गिव अस टाइम, बहुत उस चीज़ पे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।